अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इस आवाज़ ने हमारे मुर्दा जिस्मों में नई ज़िंदगी दौड़ा दी। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि यहाँ इस वीराने में निशात के भाई शाहनवाज से मुलाकात होगी। हम उसी तरह रेंगते और घुटनों के बल चलते हुए आगे बढ़े और कार तक पहुँच गए। शदीद फायरिंग के सबब एक तरफ से सरकंडों में आग लग गई थी और धुएं के मरगोले शाम के झपट्टे को मज़ीद गहरा कर रहे थे। हमारे लिए गाड़ी के एक तरफ के दरवाजे खोल दिए गए थे। हम उसी तरह झुके झुके गाड़ी में दाखिल हो गए। हम दोनों पिछली नशिस्त पर गए थे। जूं ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, वो एक झटके से हरकत में आ गई। ड्राइविंग सीट पर खुद शाहनवाज मौजूद था। उसका एक साथी राइफल समेत पहलू वाली नशिस्त पर मौजूद था और गाहे बगाहे मोर्चे की तरफ फायर कर रहा था। गाड़ी धुएं के मरगोलों में से बर्क रफ्तारी के साथ गुजरी और कच्चे रास्ते पर आ गई। ये वही रास्ता था जो नहर के साथ साथ चलता था। तुम ठीक हो ना? शाहनवाज ने ड्राइविंग करते मुड़ कर देखा। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। मैंने तैमूर को टटोला। कहाँ लगी है? मैंने उससे पूछा। उसने बाजू की तरफ इशारा किया। जख्म कंधे से ज़रा नीचे था, खून निकल रहा था। मेरी रान का जख्म भी ताज़ा होकर फिर से खून उगलने लगा था। कोई पीछे तो नहीं आ रहा? मैंने कराहते हुए शाहनवाज से पूछा। अभी तक तो नहीं, उसने तेज़ी से ड्राइविंग करते हुए कहा। मैंने मुड़कर देखा। धुएं के मरगोले एक घटा की शक्ल इख्तियार कर गए थे। शायद ये धुआं ही था जिसने हमें आसिफ जा की नज़रों से ओझल रखा था। धुएं के अंदर शोलों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। गालिबन सरकंडों के साथ साथ खुश्क टहनियों के अंबार ने भी आग पकड़ ली थी। करीबन आध घंटे बाद मैं और तैमूर एक बहुत पुराने कब्रिस्तान में एक छोटे से ढारे में मौजूद थे। ढारे में एक मलंग नुमा शख्स मौजूद था और चटाई पर भंग घोटने का साजो सामान बिखरा हुआ था। शाहनवाज और उसके दो साथियों ने मलंग के साथ मिलकर हमारी मरहम पट्टी की। हमें देसी घी डालकर गर्म दूध पिलाया और दर्द कम करने के लिए डिस्प्रिन वगैरह दी गई। ढारे के अंदर सरसों के 2 दिए रोशन थे। शाहनवाज की उम्र 28 साल के करीब थी। उसकी शक्ल चौधरी निशात से ज़्यादा नहीं मिलती थी। चेहरे पर 1-2 पुराने ज़ख्मों के निशान उसकी आतिश मिजाजी और मुहिम जो तबाह की तरफ इशारा करते थे। वो जो कुछ भी था, लेकिन इस वक्त हमारे लिए ज़िंदगी की नवीद बनकर आया था। किसी करीबी कमरे से किसी औरत के रोने की मध्यम आवाज़ आई। उसके रोने में बला का कर्ब था। कौन है ये? मैंने शाहनवाज से पूछा। वही जिसकी इतला पर हम वहाँ पहुँचे और तुम्हें निकाला। मैं समझा नहीं। ये उस बंदे की जनानी है जो वहाँ मोर्चे में आसिफ जा के करिंदों के हाथों मरा है। जब ये वहाँ मोर्चे से निकली तो उसे आसिफ जा के बंदों ने पकड़ लिया और एक जीप में बिठाकर दरवाज़ा बंद कर दिया, पर यह मौका देखकर वहाँ से निकल गई और भागकर यहाँ आ गई। ये कोई 2 घंटे पहले की बात है। ये यहाँ क्यों आई? मैंने पूछा। बस इसको छुपने के लिए कोई जगह चाहिए थी। इसका बंदा नाजा यहाँ से 2-3 बार चाचे मलंगे के पास भंग पीने आया था। ये चाचे के पास आ गई। शाहनवाज ने लंबे बालों और गहरे सांवले रंग वाले उधेड़ उम्र मलंग की तरफ इशारा किया। तुम्हें मोर्चों का कैसे पता चला? मैंने पूछा। इस औरत ने ही हमें सारी बात बताई। तुमने उस बंदे नाजे के सामने अपना नाम लिया था। जब इसने तुम्हारा नाम बताया तो मुझे शक हो गया। मैं अपने साथियों के साथ वहाँ मोर्चे पर पहुँचा। वहाँ लंबड़ आसिफ जा की जीप और उसके कुत्ते देखकर मुझे यकीन हो गया कि सोरे जवाई में मैच पड़ा हुआ है। वहाँ मोर्चे को आग लगाने की तैयारी हो रही थी। मुझे आसिफ जा के जहरीलेपन का पता था। मैं समझ गया कि अगर हमने कुछ न किया तो तुम्हारा सोरा तुम्हें अंदर ही भून डालेगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम कामयाब हो गए। मेरा अंदाज़ा है कि किसी बंदे की जान भी नहीं गई, बस 4-5 ज़ख्मी हुए हैं। अब सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। शाहनवाज का किरदार वाकई दलेराना था। अचानक मेरा ध्यान नाजे की ज़ख्मी बच्ची की तरफ गया। ज़ख्मी बच्ची का क्या बना? मैंने शाहनवाज से पूछा। वो तो रास्ते में ही मर गई थी। जब वो यहाँ पहुँची तो ठंडी हो चुकी थी। उसके लिए पिछवाड़े कब्र खोद दी है। अभी थोड़ी देर में दफना देंगे। शाहनवाज ने बेपरवाही मगर तासुफ से कहा। मेरे सीने में धुआं सा भर गया। औरत का दर्दनाक नोहा फिर सुनाई दिया। वो कभी बुलंद और कभी धीमी आवाज़ में रो रही थी। चंद ही घंटों के अंदर उसकी मांग और गोद उजड़ गई थी। शाहनवाज के बाद मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे अपनी रुदात सुनाई और उसे बताया कि किस तरह मैं अमीन चौधरी को अपना हमदर्द समझकर उसके पास गया
اور کیسے وہاں جا کر مایوسی ہوئی اور پھر آصف جاں ہمارے پیچھے لگا۔ ساری روداد سننے کے بعد شاہ نواز بھی کچھ الجھن میں نظر آیا۔ اس نے کہا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ امین چوہدری نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا، مگر آصف جاں کو اطلاع دینے والی بات شاید درست نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سعید شاہ نے کام دکھایا ہو، ویسے بھی وہ آصف جاں کی برادری میں سے ہے۔ عورت پھر سے نوحہ کرنے لگی۔ غالباً اپنی شیرخوار بچی کی لاش پر رونے والی وہ اکیلی ہی تھی۔ تیمور نے کہا، یار میرا تو خون کھول رہا ہے، جی چاہتا ہے رائفل لوڈ کر کے کلا والا پہنچ جاؤں اور کچھ نہیں تو آصف جاں کے کتوں کو تو ضرور چھلنی کر دوں۔ ایسے خطرناک جانوروں کو اس طرح جیتے جاگتے انسانوں کے پیچھے چھوڑنا سنگ دلی کا اخیر ہے۔ شاہ نواز نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، اس وقت تو تم دونوں کو اپنا آپ بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آصف جاں کا رویہ تم نے دیکھ ہی لیا ہے، وہ تمہارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ پولیس علیحدہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ کل رات باغ والے ڈیرے پر تایا عزیز سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تایا بھی تمہاری طرف سے بہت پریشان ہے۔ انہیں پکا یقین ہے کہ میاں وارث تم دونوں کو پولیس مقابلے میں پار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بندے سادہ کپڑوں میں دن رات تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر ناکے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاہ نواز نے سگریٹ کو مٹھی میں دبا کر خاص انداز میں ایک طویل کش لیا اور بولا، سچی رائے پوچھتے ہو یا بس گزارے موافق؟ میں تم سے سچی رائے کی توقع ہی رکھتا ہوں۔ سچی رائے تو یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس دنیا سے نبھا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ مکر فریب اور جوڑ توڑ کی دنیا ہے۔ یا تو ہم اپنا آپ مار لیں اور دنیا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے اپنا سر جھکا لیں، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے۔ شاہ نواز نے اپنی گود میں رکھی ہوئی روسی ساخت کی رائفل کو تھپ تھپایا۔ میں شاہ نواز کا مطلب سمجھ رہا تھا، وہ جذباتی بات کر رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، مسئلہ یہ ہے شاہ نواز کہ میں یہ دونوں راستے اختیار نہیں کر سکتا، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میں خود سے ہونے والی زیادتی کو خاموشی سے سہ لوں گا۔ مجھ پر 2 انسانوں کی جان لینے کا جھوٹا الزام ہے۔ مجھے ہر صورت اپنی صفائی دینی ہے۔ صفائی دینے کے لیے زندہ ہونا بھی تو ضروری ہوتا ہے، اور میں نے کل جو اندازہ لگایا ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا۔ یہ بڑی دیر سے موقع کی تلاش میں تھے، اب قدرت کی طرف سے انہیں یہ موقع مل گیا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق تھانے دار وارث کے ساتھ موکلوں کا پورا مکمکا ہو گیا ہے۔ جاگیر کے عام لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچ بھی الٹ گئی ہے۔ خاص طور سے اماں دلشاد کی بیٹی کی موت کے بعد یقین ہو گیا ہے کہ تم نے شہوار کے قتل کی چشمدید گواہ کو ختم کیا ہے۔ جو لوگ تمہارے بہت زیادہ حمایتی تھے وہ بھی چپ ہو گئے ہیں۔ رہی صحیح کسر موکلوں کے پروپیگنڈے نے پوری کر دی ہے۔ تایا عزیز بتا رہے تھے کہ آج کل یہ پروپیگنڈا زوروں پر ہے۔ دلشاد کی یتیم بیٹی سمینہ کی موت کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے۔ اس بات کی گواہیاں بھی مل گئی ہیں کہ سمینہ کے قتل کے بعد تم دیوار پھاند کر فرار ہوئے تھے۔ سمینہ کے چاچے کے پتر اور اس کی بیوی نے تمہیں دیوار پھاندتے ہوئے دیکھا ہے اور پہچانا بھی ہے۔ میں شاہ نواز کو اس بارے میں ساری تفصیل پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ سمینہ کو صرف اس لیے مارا گیا ہے کہ وہ میرے خلاف اپنا بیان بدلنے والی تھی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد گہری تاریکی میں ناجے کی کٹی پھٹی بچی کو ایک چھوٹی سی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ دکھیاری عورت اپنے سر کے سائیں کی لاش بھی چاہتی تھی، تاہم شاہ نواز نے اسے سمجھایا کہ وہ لاش ابھی اسے نہیں مل سکتی۔ غمزدہ عورت نے ایک بار بھی پولیس کے پاس جانے کی بات نہیں کی، نہ ہی وہ کسی اور طرح داد رسی چاہ رہی تھی۔ اپنے جیسے بے شمار لاچار لوگوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ ظلم کرنا طاقتور کا حق اور ظلم سہنا کمزور کا مقدر ہے۔ ہم 2 دن تک وہیں ملنگ سائیں کی کٹیا میں رہے اور اپنے زخموں کی بری بھلی مرہم پٹی کرتے رہے۔ میری ران کا زخم زیادہ تکلیف دہ تھا، روز رات بخار ہو جاتا تھا اور میں درد سے تڑپتا رہتا تھا۔ اس قدیم قبرستان میں شاہ نواز اپنے قریباً 8 ساتھیوں سمیت روح پوش تھا۔ ملنگے کی کٹیا کے پیچھے 2-3 کچے کمرے تھے۔ یہ لوگ عارضی طور پر آج کل یہی مقیم تھے۔ شاہ نواز کے چچا زاد بھائی 2-3 بار اس سے ملنے کے لیے یہاں آئے تھے اور خورد و نوش کا بہت سارا سامان دے کر گئے تھے۔ قبرستان کی 2 خالی قبروں کو ان لوگوں نے خفیہ پناہ گاہ کی حیثیت دے رکھی تھی۔ اگر کسی وقت خطرہ ہوتا تو شاہ نواز اور اس کے 2 مفرور ساتھی اس خفیہ پناہ گاہ میں چلے جاتے۔ یہ تیسری روز کی آدھی رات کی بات ہے۔ شاہ نواز کا ایک چچا زاد بھائی اکرم اس سے ملنے آیا۔ وہ اپنے ساتھ سلور کے 2 ڈبوں میں بہت سا دیسی گھی اور میتھی دال یعنی بھانڈا وغیرہ لایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک نہایت اہم اور تکلیف دہ خبر بھی تھی۔ اس کا پتہ مجھے اکرم کے جانے کے بعد شاہ نواز سے لگا۔
मैं और तैमूर अकरम के सामने नहीं आए थे। मट्टी के दिए की रोशनी में शाहनवाज का चेहरा दुख और परेशान की आमाजगाह नजर आता था। उसने कहा, शाह खावर, वही कुछ हुआ है जिसका मुझे डर था। आज शाम मोखलों ने राजवाल की इज्जत खाक में मिला दी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या हुआ है? मैं और तैमूर एक साथ बोले। करीबन 200 बंदों ने गांव पर हल्ला बोला है। उनमें लंबड़ों के घुड़सवार भी शामिल थे। उन्होंने लोगों को मारा पीटा, औरतों को बेइज्जत किया और कोई 50 भैंसें हाँक कर अपने साथ ले गए हैं। पर राजवाल के घुड़सवार कहाँ थे? यार, घुड़सवार तो तब लड़ते हैं जब उनको कोई लड़वाने वाला हो। बेगम बिल्किस में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घोड़े पर चढ़कर मैदान में आ जाती। ताया अजीज़ बीमार पड़ा है, नसरुल्ला ही था। उसने थोड़ा बहुत मुकाबला किया, फिर ढह गया। उसकी दोनों टांगों पर गोलियां लगी हैं। 2 बंदे जान से गए हैं, 15-20 जख्मी हुए हैं और बाकी भाग गए। लंबड़ों और मोखलों ने खूब लूट मार मचाई है। गांव के करीबन 100 बंदों को हवेली के सामने ज़मीन पर लिटाकर जूते मारे हैं। मेरा दिमाग सनसना उठा, पर यह हुआ किस वजह से? बस उनको कोई बहाना चाहिए था, वो मिल गया। इतवार की रात मोखलों के गांव में रस्सागिरी की वारदात हुई है। एक ज़मींदार की 10-15 भैंसें चोरी हुई हैं। उनमें से 2-4 भैंसें राजवाल के एक किसान के डेरे से मिली हैं। बस उसी बात का पतंगड़ बनाया गया और फिर झगड़े को लड़ाई में बदल दिया गया। बहुत बेइज्जती हुई है लोगों की। औरतों के सरों से दुपट्टे खींचे गए हैं, उन्हें थप्पड़ मारे गए हैं, बंदों से लकीरें निकलवाई गई हैं। पुलिस ने बस तमाशा देखने के सिवा और कुछ नहीं किया। मेरा तो दिल रो रहा है यार। पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया? उनके पास किसी काम को करने या ना करने के 1000 बहाने होते हैं। वो मौका पर उस वक्त पहुँचे जब मोखल और लंबड़ अपना काम कर चुके थे। बाद में रस्सागिरी के केस को बहाना बनाकर पुलिस ने भी मुखालिफ पार्टी की तरफदारी की। हवेली के अंदर घुसकर बेगम बिल्किस और ताया अजीज़ को डराया धमकाया गया। इस दौरान में मोखल पाशा ने हवेली के सामने खड़े होकर हवाई फायरिंग की और ऐलान किया कि इससे पहले भी हमारे गांव में रस्सागिरी होती रही है और हमारे मवेशी चोरी होकर जागीर में ही आते रहे हैं। उसने हुक्म सादिर किया कि गांव में से कम 100 भैंसों का इंतज़ाम किया जाए और ये भैंसें अभी उनके हवाले की जाएं। कुछ लोग बच बचाव के लिए दरमियान में आए और 50 भैंसों पर राजीनामा हुआ। हवेली में से जो 15 भूरी भैंसें ली गईं वो इसके अलावा थीं। इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा। तैमूर ने ताज्जुब से सर हिलाया। जब दुश्मन का वार चल जाता है तो ऐसा ही होता है। अकरम ने बताया है, राजवालियों ने अपनी भैंसें अपने हाथों से मैदान में पहुंचाई और फिर ट्रकों पर चढ़ाई। मेरे सीने में आग भड़कने लगी। एक बार तो जी में आई कि अभी कुछ देर पहले शाहनवाज जो बात कही थी उस पर फिर गौर करूं। शाहनवाज की तरह ही राइफल थाम लूं और वीरानों में निकल जाऊं। उसके बाद दुश्मनों को चुन चुन कर पकड़ूं और बदला लूं। मगर ये सब कुछ मेरे खून में शामिल नहीं था। मैं मौत और मुसीबत से डरता नहीं था, मगर आखिरी वक्त तक सब्र का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। बेबे जी ने बचपन से जो नसीहतें कानों में डाली थीं वो किसी अलूही सदा की तरह समात में गूंजती रहती थीं। ये अगली रात का वाक़या है। मैं अपने कमरे में बैठा अपनी ज़ख्मी रान की पट्टी खुद ही बदल रहा था। मलंगे साई ने 2-4 जड़ी बूटियों से एक स्याही माइल मरहम बनाया था जो मैं और तैमूर लगा रहे थे। उससे अफाका था। शाहनवाज के साथियों में एक उधेड़ उम्र शख्स तेज़ धार चाकू से गोली निकालना जानता था। उसने अपने फ़न का कामयाब मुजाहिरा किया था और तैमूर की कलाई में से गर्म चाकू की मदद से गोली निकाल ली थी। ताहम उसकी कोशिश में कुछ रगें कट गई थीं और तैमूर का हाथ ठीक काम नहीं कर रहा था। उसे रात को शदीद दर्द भी था। दर्द से नबर्द आजमा होने के लिए वो कसरत से शराब पी रहा था। अपनी रान की पट्टी बदलते हुए मैंने तकलीफ़ से सिसकारी ली तो वो बोला, थोड़ी सी पी लो, दर्द से लड़ाई आसान हो जाएगी। मुझे ऐसी आसानी नहीं चाहिए, मैंने हतमी लहजे में कहा। मैं जो कुछ छोड़ चुका हूँ वो छोड़ चुका हूँ और जिसके लिए छोड़ चुके हो वो तुम्हें छोड़ चुकी है। उसने अब कभी पलटकर तुम्हारी तरफ नहीं देखना है, मेरी बात याद रखना। तैमूर ने शराबियों के अंदाज में हाथ लहराते हुए कहा। अव्वल तो वो शादी करेगी नहीं, और अगर करेगी तो अपनी बरादरी के किसी उच्च शिमले वाले से करेगी। और मेरा ख्याल है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। मैंने शराब की बोतल उसके हाथ से छीनते हुए कहा, यार तेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर तेरे दिल में उसके लिए इतनी ही तड़प है तो फिर मुझे बता यार, मैं तेरे लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। उसे राजवाल से उठाकर ले आऊँगा यहाँ, फिर तुम दोनों कहीं दूर निकल जाना सब कुछ छोड़ छाड़ कर।
تو اپنی زبان بند نہیں کر سکتا؟ میں نے اسے جھڑکا۔ دیکھ خاورے، آج میری زبان سے سچی باتیں نکل رہی ہیں۔ مجھے پتہ ہے تیرے دل سے وہ آج بھی نہیں نکلی۔ اگر تو اس کے بغیر مر گیا نا تو مرنے کے بعد تیری روح بھی اس کے لیے تڑپتی رہے گی۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔